हेलो स्टूडेंट, डिक्शनरी क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। और आज शुरू कर रहे हैं हम लोग एक नया चैप्टर और वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। अभी तक हमने जो पढ़ा था मोल कॉन्सेप्ट में वो एटम्स, मॉलिक्यूल्स उनके बारे में पढ़ा था और हमने बल्क प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। हम एग्जैक्टली एटम के अंदर क्या है इसके बारे में हमने अभी तक कोई बातें नहीं करी थी। तो इस पूरे चैप्टर में हम उसी के बारे में बात करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स जो हमने मोटी मोटी बातें जो पढ़ी थी ना, उसको इलाबोरेट करके देखेंगे एग्जैक्टली क्या है, क्यों है, कैसे बातें करेंगे इसकी। ठीक, चलिए। तो सबसे पहले जो एटम की बात करी थी, आपको पता है कि जॉन डाल्टन जो सिस्टमैटिक थ्योरी दी थी, उन्होंने वो थे जॉन डाल्टन थे। इससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने कुछ न कुछ एटम के बारे में बोला ही था, जैसे ए टोमियो की बातें आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो बोलते हैं एंड सो ऑन। पर जो जॉन डाल्टन थे उन्होंने ही सबसे पहले बताया कि ये एटम्स होते हैं, जो भी सब्सटेंस हैं वो सबसे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, दैट इज एटम्स, दैट इज इंडिविजिबल पार्टिकल्स, यानी कि वो जो छोटा पार्टिकल एंड वी कॉल देम एज एटम, उसको डिवाइड तोड़ा नहीं जा सका, उसको और छोटे भागों में तोड़ा नहीं जा सकता, ऐसा उन्होंने बोला था। फिर क्या बोला था कि एक ही एलिमेंट के जो डिफरेंट एटम्स होते हैं वो बराबर होते हैं, ऐसा भी डाल्टन भैया ने बताया था। करेक्ट, ऐसी बातें बताई थी। पर क्या हुआ ना कि जैसे जैसे समय बीतता गया डिफरेंट सेटअप एक्सपेरिमेंट्स आते चले गए, ठीक है। और एक्सपेरिमेंट्स आए और बताया कि भैया डाल्टन भैया आप गलत हो, आपकी जो थ्योरी है वो क्या हो रही है, गलत सिद्ध हो रही है। अब एटम्स भी छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बने हैं, एटम इज नो लॉन्गर इंडिविजिबल, एटम को भी तोड़ा जा सकता है और एटम को भी दूसरे एटम में बदला जा सकता है। तो ये सारी चीजें शुरू हो गई। सबसे पहले हमारे पास जो आता है दैट इज कॉल्ड कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। करेक्ट। सो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, जहाँ से कैथोड रे का जन्म होने वाला है, इसकी बातें भी करेंगे। और वहाँ से आती है इलेक्ट्रॉन की बात, यानी वहाँ से डिस्कवरी होती है इलेक्ट्रॉन की। ठीक है। तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो हम जानेंगे दैट इज द कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ओके, मैं कुछ बातें आपको फिर से बता दूं कि जो केमिस्ट्री है दैट इज द एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट। एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, उसके ऑब्जर्वेशंस को देखे जाते हैं, उसके बाद थ्योरी बनाई जाती है। फिर एक नया एक्सपेरिमेंट आएगा, हो सकता है कि आपकी पुरानी थ्योरी गलत हो जाए, फिर एक नई थ्योरी नए एक्सपेरिमेंट के आधार पर बनाई जाएगी। करेक्ट। तो क्या है कि नेचर में हम क्या करते हैं, नेचर की चीज़ों को देखते हैं, उसके आधार पे थ्योरी बनाई जाती है ताकि स्टडी क्या हो, आसान हो जाए, स्टडी उस सेट ऑफ प्रॉब्लम्स के लिए आसान हो जाए। ठीक है। तो इसलिए एक्सपेरिमेंट्स को समझना बहुत जरूरी है। हम यहाँ पे कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट अभी देखेंगे, इसको आप समझिए और सबसे इम्पोर्टेंट कि उसके जो ऑब्जर्वेशन थे उसको आप देखिए कि ऐसे ऑब्जर्वेशन क्या थे। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं कैथोड रे यानी कि डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे हम। ओके, अब देखिए एग्जैक्टली जो हमारे जूलियस प्लकर थे उन्होंने एग्जैक्टली किया क्या, उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया। डिस्चार्ज ट्यूब को ऐसे समझिए कि कोई सिलेंड्रिकल ट्यूब होगा, कोई सिलेंड्रिकल ग्लास वियर है। सेटअप समझिए एग्जैक्टली होना क्या है। दिस इज द सिलेंड्रिकल ग्लास वियर, दिस इज सिंपनिंग राइट नाउ। यहाँ पे क्या है, एक आउटलेट है या इनलेट है। करेक्ट। यहाँ पे आपका एक वाल्व है। करेक्ट। उसके बाद क्या किया गया, यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स डाले गए। यहाँ पे क्या, इलेक्ट्रोड्स डाले गए। उसके बाद क्या है, इस दोनों इलेक्ट्रोड को जोड़ा गया किससे, बैटरी से। ओके। सो अब क्या है, इसके अंदर अब वैक्यूम क्रिएट करना है। वैक्यूम क्या क्रिएट करना है, यानी कि लो प्रेशर रीजन क्रिएट करना। आप वैक्यूम क्रिएट करना
परफेक्ट वैक्यूम क्रिएट करना इज वेरी डिफिकल्ट। यहाँ पे क्या है, वेरी लो प्रेशर रीजन क्रिएट किया जाएगा। ठीक है, सो यू कैन से इट इज अराउंड लेस देन 10⁻⁻² atm। so the pressure inside this tube is very less, pressure inside this tube is very less। अब ऐसा क्यों है, समझिए ना कि प्रेशर ज्यादा है, या प्रेशर का मतलब क्यों है, गैसेस के मॉलिक्यूल जो है कोलिजन करते हैं, इसी के लिए प्रेशर होता है। गैसेस स्टेट में आपको इलेबोरेटेड फॉर्म में बताऊंगा कि जब गैसेस मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जब वो कोलिजन करते हैं उसी के कारण प्रेशर होता है। यानी कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स जितना ज्यादा कम उतना प्रेशर कम। सिंपल सी बात है, ऐसे समझ लीजिए। प्रेशर कम करने का मतलब क्या है ये समझिए। अगर आप रास्ते पे चल रहे हो, पूरी रास्ता खाली मिले आपको, मतलब पूरी सड़क आपको खाली मिले, सो दैट इज वेरी नाइस। आप आराम से दौड़ लगाओगे, करेक्ट, यहाँ से गाड़ी भगाओगे 180 की रफ्तार में, कोई दिक्कत नहीं होगी। सेम थिंग इफ यू हैव सड़क विथ फुल ऑफ ट्रैफिक, अगर बहुत ट्रैफिक है, सो मूविंग ऑन दैट सड़क इज वेरी डिफिकल्ट, करेक्ट। सेम थिंग्स हैपनिंग हियर। इस एक्सपेरिमेंट में ये जो हमारा रास्ता है, इसे हमें रास्ता मिनिमम आपका ट्रैफिक होना मांगता है। इसीलिए आप क्या कर रहे हो, यहाँ के प्रेशर को कम करना चाहते हो, यानी कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को बाहर निकाल रहे हो। मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स को हमने बाहर निकाल दिया, कुछ ही मॉलिक्यूल्स यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, सो क्या हमने किया, प्रेशर कम किया, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अंदर से निकाल दिया। उसके बाद इस इलेक्ट्रोड and this electrode is connected to battery, and the voltage of or the potential difference of this battery is very high, around 10⁴ volts। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है बहुत ज़्यादा है। अभी भी अगर आप पढ़ोगे, हम बोर्स मॉडल और उसके बाद बात करेंगे, तो आयोनाइजेशन एनर्जी की भी बात करने वाले हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल की भी बात करेंगे। उसमें क्या होता है कि आप इलेक्ट्रॉन को खींच के बाहर निकाल सकते हो, यानी कुछ एनर्जी चाहिए आपको, आपके घर से बाहर निकालेंगे तो सामने बाहर वाले को एनर्जी तो होनी चाहिए, तभी तो आपको आपके घर से बाहर निकाल सके। सेम थिंग इज हैपनिंग। आप क्या कर रहे हो, जबरदस्ती कुछ एनर्जी लगा रहे हो ताकि इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले। ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस दिस टू इलेक्ट्रोड। ये जो इलेक्ट्रोड है, दिस इज कनेक्टेड टू नेगेटिव, इसीलिए इसको क्या बोला गया, इस इलेक्ट्रोड को बोला गया कैथोड। क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। ओके, सो दिस इलेक्ट्रोड इज कैथोड। क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। सेम, व्हाट इज दिस, दिस इज योर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, and this is called क्या, एनोड। चलिए, तो आपको एक्सपेरिमेंट का सेटअप समझ में आ गया। एक डिस्चार्ज ट्यूब है, यानी कि इसके अंदर का प्रेशर बहुत ही ज्यादा कम रखा गया है। उसके बाद हमने क्या किया, दो यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगाया और दोनों को किससे, एक वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस वाले बैटरी से जोड़ा, और जो नेगेटिव से जुड़ा है दैट इज कॉल्ड कैथोड, जो पॉजिटिव से जुड़ा है दैट इज कॉल्ड एनोड। अब क्या है, एक्सपेरिमेंट सेटअप के बाद मान लीजिए आपने स्विच ऑन किया, अब क्या ऑब्जर्व किया गया, हम उसकी बात करेंगे। जो ऑब्जर्वेशन हुआ उसकी बात करते हैं। ऑब्जर्वेशन में क्या दिखा, ठीक है, जूलियस प्लक्कर को ऑब्जर्वेशन में दिखा कि जो भी रेज है वो क्या हो जा रहा है, रेज किधर से किधर की तरफ जा रहा है, रेज कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा है, रेज कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा है। और मान लीजिए कि रेज के आगे या इस रास्ते में इन्होंने कोई सब्सटेंस डाल दिया, तो इस सब्सटेंस के जस्ट पीछे इसकी परछाई बन गई, शैडो बन गया। आपको पता है ना, रेज सनरे है, सनरे के पीछे अगर आप हाथ अभी रखो, यह सनरेज आ रहा है, हाथ रखो तो नीचे परछाई बनती है, सिंपल सा टाइप। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसका क्या मतलब है कि वो जो रेज है या जो पार्टिकल है, इन्हें नहीं पता है कुछ भी कि रेज है या पार्टिकल है, कुछ नहीं पता है, पर जो भी इनविजिबल थिंग है यहाँ पे, वो क्या है, वो तेजी से चल रहा है और वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। क्यों, क्योंकि सामने में ऑब्जेक्ट डालने पर उसने क्या किया, परछाई बनाया, शैडो बनाया। तो क्या समझ में आया कि जो भी रेज है या जो भी पार्टिकल्स है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है। वो
क्या कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है। फिर क्या था, इन्होंने क्या पैडल व्हील डाला। पैडल व्हील का मतलब आपने पवन चक्की का तो नाम सुना ही होगा। उसमें जो व्हील्स होते हैं विंड के प्रभाव के कारण घूमते हैं, यानी कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती है। जब पैडल व्हील डाला यहाँ पे तो ये व्हील भी घूमना शुरू कर दिया। इसका क्या मतलब है कि जो भी रेज या पार्टिकल्स यहाँ से ऐसे इस डायरेक्शन में आ रहे हैं उसके पास मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है, यानी कि उस जो भी रेज होगी उसके पास क्या होगी, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होगी, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होगी। दिस ऑल आर द ऑब्जर्वेशन। ठीक है, हम कुछ क्रिएट नहीं कर रहे हैं, जो उन्होंने किया था उसे बस जान रहे हैं। उसके बाद क्या था, ये जो रेज है ऐसा लगा, प्लीज लिसन केयरफुली, ऐसा उन्हें लगा कि रेज क्या है, ओरिजिनेट हो रहे हैं कैथोड से, इसीलिए इनको बोला गया कैथोड रे। क्या ये ओरिजिनेट हो रहे हैं? जी नहीं, ऐसा लगा उन्हें कि ये ओरिजिनेट हो रहे हैं कैथोड से, इसीलिए कैथोड रे बोला गया। इस एक्सपेरिमेंट के बाद जब जूलियस प्लक्कर ने एक्सपेरिमेंट किया डिस्चार्ज ट्यूब का, तो उन्होंने बोला कि कैथोड रे हो रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसा उन्हें लगा कि ये जो रेज हैं वो ओरिजिनेट हो रहे हैं कैथोड से। ऐसा नहीं था। तो मैंने बताया था अभी कि हमने इतना पोटेंशियल डिफरेंस डाला है और अंदर 3 4 5 10 मॉलिक्यूल्स मौजूद है। लेटेस्ट एक हाइड्रोजन मौजूद होगा। तो हाइड्रोजन कैसे है, हाइड्रोजन से पकड़कर उसने क्या किया, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। मान लीजिए हीलियम होगा, तो हीलियम से पकड़कर उसने क्या किया, हीलियम का इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। या कुछ भी हो सकता है, लेटेस्ट एक सोडियम होगा, तो सोडियम से पकड़कर उसने क्या कर दिया, सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। ठीक है, तो ये 10,000 या मोर देन जो वोल्ट है उसका काम है जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन निकालना। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन निकला, इसका काम था ये बंदा इस प्रकार के स्पेसिस बनाना। इस प्रकार के स्पेसिस यहाँ पे हवा में घूम रहे थे। ठीक है, उसके बाद क्या दिखा उन लोगों को कि ये जो स्पेसिस हैं वो क्या हो रहे हैं, कैथोड से एनोड की तरफ दौड़ना शुरू कर गए। तो कैथोड से एनोड की तरफ दौड़ना शुरू कर गए और उसके बाद उन्हें लगा कि स्ट्रेट लाइन में दौड़ रहे हैं। उन्हें पता चला मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है, उन्हें लगा कि वो कैथोड से निकल रहे हैं, कैथोड से नहीं निकल रहे हैं। वो यहीं पे हाइड्रोजन एटम था, वो बदल गया H+ में और E इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पर अभी भी जूलियस प्लक्कर को समझ में नहीं आया कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। इट वाज जे थॉमसन ने इनके एक्सपेरिमेंट को फिर से किया, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने दोनों साइड, उन्होंने यहाँ पे और यहाँ पे इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया। ठीक है, तो क्या पाया गया कि ये जो रेज हैं या जो बीम ऑफ पार्टिकल्स हैं वो जो इलेक्ट्रोड हैं, जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड हैं उससे दूर भाग गए और जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उसके नजदीक आ गए। जो भी रेज हैं, जो भी पार्टिकल्स हैं, वो क्या हुआ, वो जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उसके नजदीक चले गए और नेगेटिव इलेक्ट्रोड से दूर चले गए। ये क्या हो सकता है कि सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है, ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। जब पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट कर सकता है, नेगेटिव चार्ज को। यानी कि जो भी कैथोड रे है वो कैसा, उसकी प्रॉपर्टी, उसका नेचर कैसा है, दैट इज नेगेटिव चार्ज होगा उस पे। करेक्ट। तो जे थॉमसन ने बोला कि जो है दिस इज नेगेट्रॉन्स, या इसको बाद में इसको बोला गया इलेक्ट्रॉन्स। करेक्ट, बाद में इसको इलेक्ट्रॉन्स बोला गया। तो इसकी इलेक्ट्रॉन्स की अभी खोज कर ली गई कि इलेक्ट्रॉन्स क्या है। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से स्ट्रेट लाइन में दौड़ गया, किसकी तरफ, एनोड की तरफ दौड़ गया। आपको पता भी है एनोड पॉजिटिव चार्ज है। अब बोलोगे सर कैसे पता चला कि ऐसे ये इलेक्ट्रॉन ही दौड़ रहा था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने और सेटअप एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उन्होंने क्या किया, इस पार्ट को कोट कर दिया फ्लोरोसेंट मटेरियल से। फ्लोरोसेंट मटेरियल जनरली जिंक सल्फाइड लेते हो या आपके पास और भी डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं,
ये समझ लीजिए, इस चीज को समझ, आपके एग्जाम में नहीं आएगा, डोंट वरी। फ्लोरोसेंट मटेरियल ऐसे होते हैं जैसे जिंक सल्फाइड मैंने बताया, तो इस पे जब जो इनविजिबल पार्टिकल अटैक करती है या इस पे टकराती है ना, तो ये क्या करता है, कलर स्पार्क दिखाता है। ठीक है, ये कलर इम्पार्ट करता है। जब भी फ्लोरोसेंट मटेरियल पे कोई इनविजिबल रे या पार्टिकल क्या करते हैं, उस पर टकराएगी, तो क्या होगा, वो कलरफुल दिखेगा आपको, कलर दिखेगा, कलर जैसा स्पार्क दिखेगा। तो सिंपल सी बात है, आपके थॉमसन ने क्या परफोरेटेड एनोड का यूज किया, इलेक्ट्रॉन बंदा आ रहा था और इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाके इस पे अटैक किया, ये इलेक्ट्रॉन आके इससे होते हुए यहाँ पे टकराया, तो यहाँ पे क्या हुआ, स्पार्क हुआ। इसका मतलब क्या है कि वही जो होता है, जो पॉजिटिव से प्यार करे वही इस पॉजिटिव के नजदीक आ सकता है, और यहाँ पे टकरा रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई पार्टिकल होगा तभी तो वो टकरा रहा है, यानी कि ये जो पार्टिकल है वो नेगेटिव नेचर का है, और वो क्या हो सकता है, वो इलेक्ट्रॉन हो सकता है। करेक्ट। इसके बाद जो आपके जे थॉमसन ने क्या किया, डिफरेंट सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किया, अभी रुके नहीं वो डिफरेंट सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किया। क्या क्या उन्होंने अंदर की, मैंने बोला हाइड्रोजन, उन्होंने अंदर की गैस को बदल डाला, हीलियम डाला, लिथियम डाला, सोडियम गैस, डोंट वरी। आप बोलोगे सर मेटल कैसे गैस बने, या वी कैन हैव वेपर, सोडियम वेपर हमारे पास हो सकता है, नो वरीज, कंफ्यूजन नहीं, ठीक है, सोडियम वेपर हो सकता है। तो उन्होंने सोडियम वेपर डाला, तो इतने सारे डिफरेंट गैस को लेने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने E/m रेशियो निकाला। E/m रेशियो क्या होता है, दिस इज चार्ज टू मास रेशियो। ठीक है, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ दिस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, इसका चार्ज टू मास रेशियो निकाला, और क्या पाया कि जितने भी चार्ज टू मास रेशियो ने एक्सपेरिमेंट में पता किया इस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का, वो सब सेम आया। इसका मतलब क्या है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द गैस, charge to mass ratio of electron always remains constant. And what is the E/m ratio? E/m value of electron, this is equal to 1.76 into 10 to the power 11 kg, sorry, coulomb per kg, coulomb per kg. So this is E/m value of electron क्या आया, 1.76 into 10 to the power 11 coulomb per kg है। What is this? This is the experimental value, किसके द्वारा पाया गया, थॉमसन भैया के द्वारा पाया गया। आप टेक्स्ट बुक में, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखोगे, इसके बाद एक मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है, उसमें उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन पे, सिंस इलेक्ट्रॉन का खोज हो गया तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है ये पता करने की कोशिश करी। तो मैं तो बता ही रखा हूं कि एक इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, चार्ज होता है 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। जब मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट हुआ तो उसका निष्कर्ष क्या निकला कि जो चार्ज है वो क्वांटाइज्ड होता है। चार्ज क्या है, क्वांटाइज्ड होता है। इसका मतलब समझिए कि चार्ज की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1.6 into 10 to the power -19 कूलम होगा। ये आपके सिलेबस में आपको 10th के हो सकता है 11th में सीबीएसई बोर्ड में पूछा जाए, पर चिंता मत कि एग्जाम में नहीं पूछते हैं ऐसे। पर लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज क्वांटाइज्ड मीनिंग। क्वांटाइज्ड मीनिंग का क्या मतलब है कि चार्ज जो भी होंगे ना, जो भी चार्ज होंगे वो हमेशा Ne के रूप में दिखेंगे। Ne का क्या मतलब है, n की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एनीथिंग। n is 1 2 3 4 and so on, n कुछ भी हो सकता है। यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि हमारे पास चार्ज क्या नहीं हो सकता है, 0.8 into 10 to the power -19 कूलम नाम का कोई चार्ज हो ही नहीं सकता है इस दुनिया में। दैट इज कॉल्ड द क्वांटाइज्ड मीनिंग। इसका क्या मतलब है कि इंटीग्रल वैल्यू ऑफ दिस पार्टिकुलर अमाउंट होगी। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। आप ये नहीं बोलोगे सर हमको 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज दे दो, फाइन। सर मुझे 1.5 इलेक्ट्रॉन चार्ज दे दो, नॉट पॉसिबल। सर मुझे आधा इलेक्ट्रॉन का चार्ज दे दो, नॉट पॉसिबल। या तो आप 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज लो, या तो 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज लो, या तो आप 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज लो। एक का आधा इज नॉट पॉसिबल, 2.5 चार्ज इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन।
ये जो एनी था, दिस इज द मिलिकन्स ऑयलड्रॉप एक्सपेरिमेंट के बाद ये पाया गया था। और इसके बाद मिलिकन्स ऑयलड्रॉप के साथ और E बाई एम वैल्यू को दोनों को जब मिक्स किया गया, दोनों को जब एक साथ लिखा गया, तो क्या समझ में आया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता किया, दैट इज 9.1 इंटू 10⁻³ kg आता है। सिंपल है ना। E बाई एम वैल्यू इज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दिस वन, करेक्ट। सो ई वैल्यू को यहाँ पे डालिए तो आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। तो जब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दोनों से कैलकुलेट किया गया, इन दोनों से जब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट किया गया, दैट इज 9.1 इंटू 10⁻³ kg आया। तो इस तरीके से आप समझ में आ रहा है प्लक्कर ने क्या किया, कैथोड रे का खोज किया। कैथोड रे के बाद क्या हुआ, जे थॉमसन ने वहां से इन्फेरेंस निकाला, उस ऑब्जर्वेशन का यूज किया और सेटअप एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद जो हमारे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया। और इलेक्ट्रॉन के खोज के बाद जब इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है ये पता चला, तो हमें ये भी पता चल गया कि एक इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है। ठीक है, चिंता मत कीजिए, ये आपके एग्जाम में आपको नहीं पूछा था, ये समझने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सब जब एग्जाम में नहीं आता तो क्यों पढ़ें, करेक्ट। आपको भी तो ABCD नहीं आना था, क्यों पढ़ रहे हो, अभी ABCD पूछा जाएगा नीट में, नहीं ना। हमारा बेस हैज टू बी वेरी स्ट्रांग, बेस हमारा बहुत ही ज्यादा मजबूत होना चाहिए बहुत बड़ी इमारत बनाने के लिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि आपका बेस काफी स्ट्रांग हो, एंड दिस इज बेस। और भाई साहब ये जो चीजें हैं, दैट इज, ये काफी स्ट्रगल का नतीजा है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि स्ट्रगल जो चीजें हम आराम से पढ़ रहे हैं, that is not very easy, this is very difficult for them, this is very difficult for all the scientists who are doing the research, okay, so we have to respect all the scientists, we have to research their work, okay। तो जब कैथोड रे, यानी कि कैथोड रे के बाद हमने पता चला इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया, इसके बाद समझ में आता है समथिंग कॉल्ड एनोड रे और कैनाल रे। ठीक है, इसका सेटअप भी ऑलमोस्ट सेम था, इसकी बातें हम करते हैं, इसे नोट कीजिए। ओके, अब क्या किया गया, जो इसके सेटअप तो सेम ही रखा गया, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया। क्या था मॉडिफिकेशन, दिस इज दिस इज योर कैथोड, दिस इज योर एनोड। अब क्या किया गया, इस कैथोड को परफोरेटेड बनाया। परफोरेटेड का क्या मतलब है कि बीच में क्या है, कैनाल्स बनाए गए, कैनाल्स बनाए गए। ठीक है, कैनाल्स का मतलब है कि बीच में छिद्र, होल्स बनाए गए, एंड जो प्लेट थे, प्लेट के बीच में छोटे छोटे छेद बना दिए, छेद बना दिया। क्यों बनाया गया, ताकि अगर हो सके कोई पार्टिकल उनकी तरफ आ रहा हो तो वो जाके, वो बंदा यहाँ से आए और जाके यहाँ पे अटैक कर दे, यहाँ पे जाके टकरा जाए। अगर व्हाट इज दिस, उन्होंने क्या किया, कैथोड के पीछे, आई एम टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट आपके I am talking about the next set of experiment, जो हम क्या करने जा रहे हैं, प्रोटॉन के बारे में देखने जा रहे हैं। क्या हुआ, उन्होंने कैथोड के पीछे वाले पार्ट को फ्लोरोसेंट मटेरियल से कोट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, देखते हैं क्या हुआ है। उसके बाद यहाँ पे है आपका एनोड, इलेक्ट्रॉन तो इधर जा ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो इधर जा ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो इधर जा ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जब ये किया गया तो क्या मिला, यहाँ पे भी स्पार्क दिखा, यहाँ पे भी कलर दिखा, यहाँ पे भी कुछ ऐसे पार्टिकल थे जो इस पार्ट पे टकरा रहे थे। अब एक ही चीज तो दोनों जगह टकराएगा नहीं, इलेक्ट्रॉन भैया यहाँ पे आ रहा है तो कोई दूसरा पार्टिकल होगा ना जो वहां पे जा रहा होगा, एंड दैट वाज प्रोटॉन। ठीक है, तो इस तरीके से खोज किसका हुआ, प्रोटॉन का हुआ। क्यों, आप देखो ना, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, दिस इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से दूर जा रहा है, वो कौन सा चार्ज होगा उस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। किसके नजदीक आ रहा है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड के नजदीक आना चाहता है, इसका मतलब वो पॉजिटिव चार्ज होगा। तो क्या है,
ये जो आए दैट इज द पॉजिटिव चार्ज्ड रे। ठीक है, इसे क्या बोला गया? इस रे को बोला गया सिंस ये ओरिजिनेट इन्हें लगा कि ये ओरिजिनेट हो रहा है एनोड से ओरिजिनेट हो रहा है, इसीलिए इसे बोला गया एनोड रे। और आपको ये भी समझ में आया कि ये कैनाल्स थे, कैनाल से पास कर रहा है, इसीलिए आप इसे कैनाल रे भी बोलते हो। ठीक है, नाम में कोई ज्यादा कुछ है नहीं। इसके प्रॉपर्टीज अगर आप देखो तो सेम इसके पास भी मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है, इसके पास भी मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है। इसके पास भी क्या है? दिस इज पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज है इसके पास। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी देखा जाए तो क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, ये भी स्ट्रेट लाइन में दौड़ रहा है, ये भी स्ट्रेट लाइन में दौड़ रहा है। इसका पाथ कैसा है? स्ट्रेट लाइन ही है। इसका थॉमसन ने जो E/m रेशियो निकाला था, तो जब इसका E/m रेशियो निकाला गया, जो पॉजिटिव चार्ज का जो E/m रेशियो निकाला गया, वो क्या था? हर गैस के लिए डिफरेंट होना शुरू हो गया, हर गैस के लिए डिफरेंट होना शुरू हो गया। क्यों? अब ऐसा क्यों कि E/m रेशियो और पॉजिटिव चार्ज अलग अलग क्यों हुआ? सिंपल सी बात है, जब आप हाइड्रोजन लिए तो पॉजिटिव चार्ज क्या था? H+ था। जब आप हीलियम लिए तो पॉजिटिव चार्ज क्या था? He+ था। जब आप सोडियम लिए तो पॉजिटिव चार्ज क्या था? Na+ था। इलेक्ट्रॉन की बात की तो सब में इलेक्ट्रॉन सेम था। यहाँ पे प्रोटॉन की बात करना चाहते हैं, पॉजिटिव चार्ज की बात करना चाहते हैं। पॉजिटिव चार्ज तो है। व्हाट इज E/m? E/m इज चार्ज टू मास रेशियो, चार्ज टू मास रेशियो। ओके, चार्ज अगर मान लीजिए सब में एक एक पॉजिटिव का है, सबका मास तो अलग अलग है, तो सिंपल सी कॉमन सेंस है कि चार्ज टू मास रेशियो पॉजिटिव चार्ज वो क्या आएगा? आपका डिफरेंट आएगा। ठीक है, चार्ज टू मास रेशियो पॉजिटिव चार्ज, इसके अंदर डिफरेंट गैसेस लिए गए, तो हमारा E/m रेशियो डिफरेंट आना शुरू। ठीक है, तो हमारा मास ऑफ प्रोटॉन क्या पता चला? मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, जो कि मैंने आपको मूल कॉन्सेप्ट में भी बता रखा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी ये जानने वाली है कि मास ऑफ प्रोटॉन इज क्या होता है? 1740 टाइम्स ऑफ। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मास ऑफ प्रोटॉन इज अराउंड 1840 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रख लेंगे कि मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है अराउंड 1840 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो इसकी हल्का से इसकी बातें को याद रखिए और बाकी चीजों को जल्दी से नोट कीजिए। मैं थोड़ा सा फिर से समराइज कर दूं यहाँ पे कि जब हमने कैथोड रे की बात करी थी तो जूलियस प्लक्कर ने डिस्चार्ज ट्यूब का यूज किया था। उसमें क्या है, बहुत ही जो प्रेशर था बहुत कम किया गया ताकि गैस मॉलिक्यूल्स कम हो जाएं, ताकि वो आराम से तेजी से भाग सकें। जब रे देखा गया, जब रे के बारे में ऑब्जर्वेशन लिया गया तो रे स्ट्रेट लाइन में चल रहा था, पाथ स्ट्रेट लाइन था। फिर उसमें का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज थी, यानी कि हो सकता है वो पार्टिकल्स हो सकता है। ठीक है, उसके बाद और क्या समझ में आया कि जब फील्ड अप्लाई किया गया तो उस जो रे था उसका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी कैसा दिखा? दैट इज नेगेटिवली चार्ज्ड। उसके बाद जे थॉमसन ने पता किया कि दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। फिर उसने E/m रेशियोज निकाला और मिलिकन्स के हेल्प से क्या हो गया? अपने इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता किया। उन दोनों के बाद मिलिकन्स के ऑब्जर्वेशन के बाद हमने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी निकाला। ठीक है, जब हमारे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई तो हमने प्रोटॉन की बातें करी कि आखिर प्रोटॉन नाम की भी कोई चिड़िया होगी, तो प्रोटॉन के साथ भी कुछ ऐसा किया गया। अब क्या किया उन्होंने? परफोरेटेड कैथोड बनाया। परफोरेटेड कैथोड मतलब कि जो कैथोड जो इलेक्ट्रोड थे उसके बीच में बहुत सारे छेद किए गए। ठीक है, और क्या है, ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि इस पार्ट पे भी
कुछ स्पार्क दिख रहा है, इसका ये मतलब है कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज है वो वहां पे क्या कर रहा है, टकरा रहा है। फिर उसके बारे में स्टडी की गई और पता चला कि वो क्या है, प्रोटॉन है, वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज का रे है। ठीक है, उसके बाद इन चीजों को पढ़ने के बाद क्या है, हमारे फिर से थॉमसन भैया ने देखा, E/m रेशियो निकाला। तो जब E/m रेशियो निकाला गया तो क्या पता चला कि सारे गैसेस का E/m रेशियो अलग होता है, चार्ज टू मास रेशियो अलग होता है। क्योंकि सबसे जो बेसिक है प्रोटॉन होता है, एक प्रोटॉन की बात करें दैट इज H+ होता है, पर बाकी जितने हैं वो क्या है, उसमें क्या है, उसके मास अलग अलग आ रहे थे। सो E/m रेशियो क्या है, सबका अलग अलग आ रहा था। तो यहाँ पे हमने बात करी थी किसकी, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की खोज यहाँ पे हो गई। ठीक है, इसके बाद अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, इसे जल्दी से आप नोट कीजिए सारी चीजों को आप। ओके, सो अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, सबसे जाना पहचाना एग्जांपल है सनरे, जो आपको पता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एग्जैक्टली क्या आता है, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड को आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कर दो। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक्स एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज योर एक्स, दिस इज योर वाई एंड दिस इज योर z एक्सिस। ओके, दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज योर z एक्सिस। तो अगर आपका रे इसकी तरफ x एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है, x एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E होगा, वो कैसे मूव करेगा, वो ऐसे मूव करेगा, परपेंडिकुलर टू लाइन। ओके, और जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसे मूव करेगा, वो ऐसे मूव करेगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि जितने भी फील्ड है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। यानी कि रे अगर आपका x डायरेक्शन में जा रहा है तो ये क्या है, परपेंडिकुलर है, करेक्ट। सिमिलरली ये x एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो क्या है, परपेंडिकुलर है, ऐसे ऐसे जा रहा है, साथ में ऐसे 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 साथ में जा रहा है। फिर से देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब क्या, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या कर रहे हैं, प्रोपोगेट कर रहे हैं, एंड दे आर प्रोपोगेटिंग इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द रे, इसका मूवमेंट, रे का मूवमेंट। जैसे अगर आपका रे जो इधर की तरफ आ रहा है, एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसे जा रहा होगा, ऐसे ऐसे जा रहा होगा। ठीक है, एंड व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे इजेड एक्सिस में वो उसका प्रोपोगेशन हो रहा है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जानने वाली क्या है, if this is your wave, this is called क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं वेवलेंथ। बेसिक चीजें जो आपको शायद पता ही हो, दिस इज कॉल्ड वेवलेंथ। वेवलेंथ, किसी भी वेव का लेंथ बोलते हैं वेवलेंथ। और वेवलेंथ किस में होता है, जनरली आपको नैनोमीटर में गिवन होता है। वेवलेंथ के क्या यूनिट्स हैं, अगर आप इसकी यूनिट की बात करो तो दिस हैज टू बी मीटर, पर सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नैनोमीटर, पाइकोमीटर, एंगस्ट्रॉम एंड सो ऑन, इन सब का यूज करना पड़ेगा। सो व्हाट इज नैनोमीटर, नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 to the power -9 मीटर। ओके, व्हाट इज एंगस्ट्रॉम, सो ये जो दो है ना, इसका यूनिट, इसका जो यूज है ना, इतना ज्यादा पड़ेगा, आप सोचोगे कि भैया इसको जान लेना ही बेहतर है। सो व्हाट इज नैनोमीटर, 10 to the power -9 मीटर। व्हाट इज एंगस्ट्रॉम, 10 to the power
10 मीटर, ठीक है। और व्हाट इज वेवलेंथ, ये जो पार्ट है जब पूरा ऑसिलेशन कर ले एक बार और वापस अपने पुराने जगह पे पहुंच जाए तो इस पूरे लेंथ को आप बोलोगे वेवलेंथ बोलोगे। आपको पता है दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ये सारी चीजें आपको चिंता मत कीजिए, फिजिक्स में पढ़ाई जाएगी, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना है, ये चीजें आपको बताई जाएंगी। यहाँ पे मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ कि इसके आधार पर आपके बहुत सारे प्रश्न आते हैं, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड वेवलेंथ। और दूसरी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक होती है एक वेव की, ठीक है। आपको पता है जितने भी रेज हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, वो क्या है, ड्यूअल नेचर, आपको पता चलेगा वो ड्यूअल नेचर होते हैं। वो क्या है, एक वेव के रूप में प्रोपगेट करते हैं। जो भी लाइट्स है एक वेव के रूप में प्रोपगेट करती है, वो आगे की तरफ बढ़ती है, ठीक है। तो वेव के रूप में आगे बढ़ रही है तो हमें पता चलना चाहिए उसका नेचर, उसकी प्रॉपर्टी। तो हम वेव की एक दो प्रॉपर्टी पढ़ लें, ठीक। तो एक तो है this is lambda and the another one we have is called frequency को किससे बताते हैं, न्यू से बताते हैं। what is frequency, oscillation per second, oscillation per second। मतलब कि समझ लीजिए किस तरीके से, इस तरीके से समझ लीजिए कि ये पंखा घूम रहा है तो एक सेकंड में इसका जो पंखा कितनी बार एक पॉइंट से पास कर रहा होगा, करेक्ट। एक सेकंड में कितनी बार उस जगह से पास कर रहा होगा, दैट इज कॉल्ड ऑसिलेशन। या कुछ ऐसे समझ लीजिए, दिस इज पेंडुलम, ओके। सो पेंडुलम का ये पॉइंट यहाँ पे है, एक सेकंड की बात करें, से दिस इज 1 2 3 4 5, मान लीजिए एक सेकंड में वो 5 बार इस पॉइंट को टच किया, 1 2 3 4 5। सो दिस इज कॉल्ड ऑसिलेशन। मतलब कि एक बार यहां गया फिर वापस यहां आया, सो उसको बोलते हैं एक पूरा ऑसिलेशन। सेम इज विथ वेव, एक बार ऊपर गया फिर नीचे गया फिर वहां पर आया, इस पॉइंट पर आया, दिस इज कॉल्ड वन ऑसिलेशन। ऐसे कितने ऑसिलेशन वो कर रहा है एक सेकंड में, एंड दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, करेक्ट। एंड इसका यूनिट क्या होता है, सेकंड माइनस 1 और पर सेकंड, यानी एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। और यहां से होता है क्या, वी हैव समथिंग कॉल्ड स्पीड ऑफ लाइट एंड दैट इज इक्वल टू न्यू इनटू लैम्डा। वेरी इंपॉर्टेंट, very important। and what is the speed of light, everybody knows, क्या होता है, 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में दो चीजें अभी आपको अच्छे से समझनी चाहिए। वेवलेंथ क्या होता है, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, एक सेकंड में कितना पास किया, ठीक है। इसी को आप आगे मैं आपको बताता चलूंगा जब हम प्लैंक्स थ्योरी की बात करेंगे। प्लैंक्स थ्योरी में हम लोग अभी क्वांटम थ्योरी की भी बात थोड़ी सी करेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ लाइट एनर्जी की भी बात करते हैं। तो जब इन्होंने देखा क्या, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की बात हो गई, चलिए अब क्या है कि इन दोनों को समझना ज्यादा जरूरी था, फ्रीक्वेंसी क्या है और आपका वेवलेंथ क्या है। इसके आधार पे आपके प्रॉब्लम्स कैसे कैसे आते हैं, मान लीजिए क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट इज गिवन एज 300 नैनोमीटर, फाइंड फ्रीक्वेंसी, तो वेवलेंथ गिवन है, आप फ्रीक्वेंसी आराम से फाइंड आउट कर सकते हो अगर वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, क्योंकि उसका स्पीड क्या होगा, 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड होगा। तो अप्लाई करते हैं, C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू न्यू, क्या निकालना है हमको, न्यू निकालना है, तो निकालिए C बाई लैम्डा, करेक्ट। C क्या है, 3 into 10 to the power 8 है, डिवाइडेड बाय क्या होगा, लैम्डा है, व्हाट इज लैम्डा, लैम्डा इज 300 नैनोमीटर,
300 नैनोमीटर, यू हैव टू चेंज दिस नैनोमीटर इनटू मीटर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मीटर है, यूनिट हैज टू बी सेम। मैंने आपको ये पहले ही बताया है कि यूनिट हमेशा सेम होना चाहिए। सो चेंज कीजिए, नैनोमीटर को बदलिए किसमें, मीटर में। सो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -9 होता है। सो राइट -9 हियर। सो अब क्या है, यूनिट बदल गया है मीटर में। अब क्या हो सकता है, ये 100 है, ये 3 से 1 में गया है। 100 इंटू 10 टू द पावर -9 इज 10 टू द पावर -7। जब 10 टू द पावर -7 ऊपर चला जाएगा तो 10 टू द पावर 7 हो जाएगा। सो 10 टू पावर 8 इंटू 10 टू द पावर 7 एंड दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज। व्हाट इज दिस 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज? इसका मतलब है कि 10 टू द पावर 15 ऑसिलेशन पर सेकेंड की बात करना चाहता है। एंड आपको पता चल गया इसको आप हर्ज में भी बोलते हो। या किलो हर्ज का क्या मतलब है? सिंपल है, जैसे वही 1 किलो में कितने ग्राम, 1000 ग्राम से। ठीक है, तो आप इसको हर्ज में भी लिख सकते हो। ठीक है, इस प्रकार के प्रॉब्लम, बेसिक प्रॉब्लम्स आपको पूछे जा सकते हैं। अब कभी आपको क्या पूछेगा, मान लीजिए दूसरा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या हो सकता है, म्यू की वैल्यू गिवन है। क्या गिवन है म्यू की वैल्यू? 1.5 इंटू 10 टू द पावर लेट्स टेक 10 हर्ज इज गिवन। फाइंड लैम्डा। तो लैम्डा क्या है, आपका वेवलेंथ है, वेवलेंथ निकालना है। सेम फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, C इज इक्वल टू लैम्डा इंटू म्यू। म्यू इज गिवन, C we know, find lambda, very easy, lambda is equal to C by mu। C की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8। उसके बाद डिवाइड बाय क्या है, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 10। क्या हो जाएगा, ये यहाँ से 2 बार में कट्टम कुट्टी। सो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। 2 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, दैट इज द लैम्डा वैल्यू यू आर गेटिंग। ठीक है, तो वेवलेंथ कितना निकल के आ गया आपका, वेवलेंथ है 0.02 मीटर आपका वेवलेंथ आ गया। इस तरीके से आप प्रॉब्लम, इस प्रकार के प्रॉब्लम जितने भी हैं उसे आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए इसे जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दैट इज कॉल्ड प्लैंक्स थ्योरी। ओके, अब देखिए क्या है। आपको पता है कि लाइट क्या है, लाइट है, रेज है, वो पानी में भी डिफरेंट मीडियम्स में ट्रैवल करती है, करेक्ट। डिफरेंट मीडियम्स में ट्रैवल करती हैं, पर लाइट का जो एनर्जी है वो क्या होता है, वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, लाइट की एनर्जी कांस्टेंट रहती है। आप जब देखो, जब वो मीडियम में जाता है, जब आपका रेज है डिफरेंट मीडियम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जब डिफरेंट मीडियम में जाते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, उसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। तो जब फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है यानी कि उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहती है। ठीक है, उसकी एनर्जी क्या है, कांस्टेंट रहती है। यानी कि E जो है वो किस पे, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। किसी भी मीडियम में चला जाए उसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात कर रहे हो आप, अगर वो मीडियम चेंज कर रहा है, आप पढ़ोगे ऑप्टिक्स में कि वो ग्लास में चला जाता है, पानी में चला जाता है, सो ऑन, उसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। क्या बदल जाएगा, C इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। ये कांस्टेंट है, ये बदल जाता है।
लैम्डा बदल जाता है, यानी कि स्पीड बदल जाता है। स्पीड क्यों बदलता है? क्योंकि लैम्डा बदल जाता है। फ्रीक्वेंसी कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है। सो फ्रीक्वेंसी कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है। और एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। एनर्जी एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ किसका? एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होती है। सिंपल सी बात है ना। आप बैठे हो गर्मी के मौसम में, 12 बज गए दोपहर, बाहर निकल जाओ, हालत खराब क्यों हो जाती है? क्योंकि ऊपर से सन रे आ रहा है एंड उस रे के साथ एनर्जी है। करेक्ट? उस रे के साथ एनर्जी। आप इसको इस तरीके से समझो। ये मान लीजिए कोई पिस्टल है। पिस्टल समझ लीजिए कुछ ऐसा पिस्टल है, और आप जो है ये कोई सरफेस है, कोई सरफेस है। तो ये एक पिस्टल गया, अब क्या है, क्या पिस्टल ने क्या किया? 1 2 3 4 5 पिस्टल में कितने? 6 7 होती है, 7 राउंड होते हैं ना। तो ये बुलेट्स निकले, बुलेट्स जाके हिट करेगा इसको। बुलेट्स के पास क्या होती है? एनर्जी होती है, आपको पता है। बुलेट्स निकली, इनके पास क्या है? अपना मास और वेलोसिटी। करेक्ट? वेलोसिटी है, यानी कि इस बुलेट के पास एनर्जी है। सिमिलरली इस बुलेट के पास एनर्जी है, इस बुलेट के पास एनर्जी है। सिंस सारे बुलेट सेम हैं, सबके पास सेम एनर्जी है। अब क्या होगा? एक बुलेट जाएगा, यहाँ पे टकराएगा, एनर्जी इसको दे देगा। दूसरा बुलेट जाएगा, टकराएगा, इसको एनर्जी दे देगा। तीसरा बुलेट जाएगा, इसको एनर्जी दे देगा। ऐसा हो रहा है। करेक्ट? यानी कि आप ये बोल सकते हो कि ये गन है, वो पैकेट के रूप में एनर्जी को बाहर निकाल रहा है। पैकेट के रूप में। करेक्ट? ये कोई पैकेट था, इसमें एनर्जी थी। ये कोई पैकेट था, इसमें एनर्जी थी। ये कोई पैकेट था, इसमें कोई एनर्जी थी। तो क्या है, आप अगर यहाँ पे खड़ा हो तो क्या देखोगे कि पहला पैकेट आया, एनर्जी दिया, दूसरा पैकेट आया, एनर्जी दिया, तीसरा पैकेट आया, एनर्जी दिया। यही बोले थे प्लैंक ने कि जो लाइट है या जो रेज हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, वो क्या होते हैं? उनकी एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है। वो पैकेट के रूप में एनर्जी देते हैं। आप बोलोगे सर क्या, मैं तो सनराइज में रहता हूं, मुझे तो कोई पैकेट दिखता ही नहीं है कहीं पे। करेक्ट? सिंपल सी बात है। आप बाहर खड़े हो जाओ, सूरज भगवान निकल गए, आप बोलोगे कि भैया पैकेट कहाँ है? पैकेट गिरता तो कहीं दिख नहीं रहा। वो इसीलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि अगर मैं इस गन को बदल दूं, किसमें? लेट अस टेक ऑटोमेटिक मशीन गन में, और समथिंग लाइक ऑटोमेटिक मशीन गन। ओके, अंडरस्टैंड लाइक दिस। ऑटोमेटिक लेट अस टेक, वो 200 राउंड फायर करता है, 1 or 2 सेकेंड्स 200 राउंड फायर कर रहा है। अब आप यहाँ पे खड़े होके देखो तो आपको कैसा दिखेगा? आपको दिखेगा कि एक ही साथ बहुत सारे बुलेट आके टकरा गए हैं। आपको एक बुलेट और दूसरे बुलेट के बीच का गैप नहीं दिखेगा। क्यों नहीं? अमाउंट ऑफ बुलेट इज वेरी हाई एंड द स्पीड इज वेरी हाई। करेक्ट? अमाउंट ऑफ बुलेट इज वेरी हाई। स्मॉल टाइम स्पैम में बहुत सारे बुलेट आ गए। करेक्ट? तो 200 बुलेट्स अराउंड एक ही सेकंड में आपके नजदीक यहाँ पे आ गए हैं और सारी की सारी एनर्जी यहाँ पे आ गई है। ठीक है? तो आपको दिख ही नहीं रहे हैं कि सारा एक एक करके बुलेट आ रहा है। बुलेट तो एक ही करके निकल रहा है। करेक्ट? बुलेट एक ही करके निकल रहा है, तो इतनी तेजी से और इतने ज्यादा अमाउंट में आ रहा है कि आपको दिख ही नहीं रहा है। करेक्ट? सेम चीज हैपनिंग विद दिस रेस। अमाउंट ऑफ द पैकेट्स आर सो मच, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये अलग है या एक है। So the amount of the packets of this energy is very high. आपको ये दिख ही नहीं रहा है, ये डिस्क्रीट है, ये आपको कंटिन्यूअस दिख रहा है। करेक्ट? सेम आपका प्लैंक थ्योरी बताता है कि जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड है। एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड है। और वो कैसी है? एनर्जी क्या है? क्वांटाइज्ड है। और वो कैसी है? वो किसके प्रोपोर्शनल है? म्यू के प्रोपोर्शनल है। क्यों? क्योंकि एनर्जी ऑफ एनी रेडिएशन इज क्या होता है? म्यू से ही डिसाइड किया जाता है। क्यों? म्यू से डिसाइड किया जाता है। फ्रीक्वेंसी किसी भी रे की फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा, एनर्जी उतनी ही ज्यादा। ओके, फाइन, वेरी सिंपल।
एनर्जी ऑफ एनी रे इज क्वांटाइज्ड, मतलब कि जो पैकेट होगी, पैकेट के रूप में एनर्जी निकलेगा। एक पैकेट निकल के चला गया, उसमें एनर्जी है। दूसरी पैकेट निकल के चली गई, उसमें एनर्जी है। किसी एक पैकेट की एनर्जी कैसे निकालेंगे? तो उन्होंने बोला कि वी हैव समथिंग कॉल्ड proportionality constant E is equal to h nu, and this h nu value will give you the energy of that packet, energy of that packet। ठीक है, फिर से समझिए क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी को, कि जब एनर्जी की बात कर रहे हैं, किसी रेडिएशन की बात कर रहे हैं, तो रेडिएशन क्या है? रेडिएशन एनर्जी पैकेट से मिलके बनी है, और किसी हर छोटे छोटे पैकेट की एनर्जी को जोड़ने के बाद टोटल एनर्जी आप निकाल सकते हो। अगर आप सनरेज में खड़े हो तो आप ऐसे समझ सकते हो कि आपके शरीर पे पैकेट ऑफ एनर्जी गिर रही है, पैकेट ऑफ एनर्जी गिर रही है। अब किसी एक पैकेट की एनर्जी कैसे निकाल सकते हो? इस पैकेट ऑफ एनर्जी को निकालने के लिए क्या है? एच न्यू की बात करते हैं। व्हाट इज एच हियर? एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच? 6.6 into 10 to the power minus 34 किलो जूल जूल सेकंड, करेक्ट? minus 34 जूल सेकंड, आई थिंक, जूल इनटू सेकंड। ओके, so 6.6 into 10 to the power minus 34 joule second is the Planck's constant value, or what it is? E is equal to h nu will tell you the energy of any radiation. Okay, let us take we have A is equal to h nu, what we know C is equal to क्या होता है? न्यू इंटू लेमडा। सो न्यू की वैल्यू क्या होती है? C बाई लेमडा। यहाँ पुट कर दीजिए, E is equal to क्या हो जाएगा? एच सी बाई लेमडा। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फार्मूला, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फार्मूला, करेक्ट? तो क्या हो जाएगा? अगर आप बहुत सारे पैकेट की बात कर रहे हो तो क्या हो जाएगा? एन यहाँ पे डाल दीजिए, एंड एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑल दोस थिंग्स। और ये क्या होगा? एनर्जी उसी रूप में निकलेगी, ना उससे ज्यादा निकलेगी। ऐसा नहीं बोलोगे 1.5 पैकेट, नहीं। आपके पास या तो एक पैकेट आएगी, नहीं तो दो पैकेट आएगी, नहीं तो तीन पैकेट आएगी। आपके पास आधा पैकेट एनर्जी नहीं आएगी, ठीक है? दैट इज कॉल्ड द क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है? एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, एनर्जी पैकेट के, एक पैकेट के रूप में। ऐसा नहीं कि पार्ले जी की बिस्किट है, मैं 2 बिस्किट आपको फाड़ के दे दिया, नहीं। आपको एक पैकेट पार्ले जी बिस्किट लेनी चाहिए, या 2 लेनी चाहिए, या नहीं लेनी चाहिए। आधा और 1.5 1.2 3.6 ऐसा नहीं होता है, ऐसा प्लैंक्स थ्योरी ने बताया, ठीक है? सो दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। मान लीजिए आपसे ऐसा पूछा जाएगा कि प्रॉब्लम लैम्डा इज इक्वल टू 350 नैनोमीटर, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैसे निकालेंगे? E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा होता है। तो व्हाट इज h की वैल्यू? 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, दोनों ऐसा यूनिट है। उसके बाद C की वैल्यू क्या होती है? 3 इंटू 10 टू द पावर क्या होता है? 8 मीटर पर सेकेंड, ऐसा यूनिट है। डिवाइड बाय क्या है? लेमडा, लेमडा की वैल्यू 350 नैनोमीटर। चेंज दिस इज अगेन ऐसा यूनिट, इसको मीटर में बदल दिए 10 टू द पावर माइनस 9। अब आप आराम से पता कर सकते हैं, आराम से पता कर सकते हैं। तो जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी? वो आपकी जूल में आएगी। क्यों? दिस इज मीटर पर सेकेंड, करेक्ट? लैम्डा की वैल्यू इज मीटर, मीटर मीटर कैंसिल, यहाँ पे जूल सेकेंड था तो ये सेकेंड कैंसिल, सो यू आर गेटिंग जूल एज द आंसर, ठीक है? तो जनरली आपको प्रॉब्लम कैसे पूछे जाएंगे? एक तो ऐसा पूछा जा सकता है कि लैम्डा या वेवलेंथ गिवन होगा, वो आपसे पूछेगा व्हाट इज द एनर्जी ऑफ पार्टिकुलर रेडिएशन। दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछेगा प्रॉब्लम एनर्जी इज गिवन, एनर्जी लेट्स से 1 जूल, एनर्जी इज 1 जूल। अब पूछेगा व्हाट इज द लैम्डा फॉर करस्पॉन्डिंग एनर्जी, कैसे निकालेंगे? E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। दिस आई नो, H की वैल्यू आई नो,
सी की वैल्यू आई नो, लैम्डा पता कर सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच सी बाई ली, राइट। एच की वैल्यू सेम, सो सारी वैल्यू पुट कीजिए। सो व्हाट इज दिस, 6.6 into 10 to the power minus 19 coulomb in 6.6 into 10 to minus 34 joule second into 3 into 10 to the power 8 meter per second divide by 1 joule, डिवाइड बाय 1 जूल। तो आप आराम से यहाँ से भी आंसर निकाल सकते हो। सिमिलरली आपसे कभी कभी न्यू दिया रहेगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी गिवन होगी और आपको क्या पूछा जाएगा, आपको उसकी करस्पॉन्डिंग एनर्जी पूछी जा सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके डिफरेंट आएंगे ही आएंगे, इसका ध्यान रखिए। क्वेश्चन फिर से मैं बता दूं कहाँ से आएगा। क्वेश्चन आपका आज के जितने भी चीजें हमने पढ़ी है, क्वेश्चन आपका प्लैंक्स थ्योरी से ज्यादा आता है। आपको लैम्डा यानी कि वेवलेंथ गिवन होगा, एनर्जी पूछ सकते हैं। आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होगा, एनर्जी पूछ सकते हैं। आपको एनर्जी गिवन होगा, फ्रीक्वेंसी पूछ सकते हैं, या एनर्जी गिवन होगा, वेवलेंथ पूछा जा सकता है, लाइक दिस प्रॉब्लम एंड दिस प्रॉब्लम। तो अगले क्लास में आपको मैं प्रॉब्लम भी करवाऊंगा इसके, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आज जो हमने सीखी वो क्या था, हमने आज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज करी थी। उससे पहले हमने कैथोड रे ट्यूब देखा था, ठीक है। उसके बाद फिर हमने प्लैंक्स थ्योरी देखा अभी, और उससे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में जाना। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो प्रोपेगेट करती है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और वो डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ रेज है, उसके परपेंडिकुलर में वो क्या करती है, प्रोपेगेट करती है। वो आपको यहाँ पे मैंने अभी जो दिखाए थे, एक वीडियो आपको साथ में ही चला था, उसमें भी देख के आपको समझ में आया होगा। उसके बाद जो रेज हैं, रेज का एक बड़ा सा बैंड है, मतलब कि फ्रीक्वेंसी के आधार पर बहुत प्रकार के रेज हैं। विजिबल रीजन इतना छोटा सा आपका रेज दिखेगा, इसके अलावा भी गामा रेज हैं, एक्स रेज हैं, आपका रेडियो वेव्स है, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों को जो मैं आपको कल बताता हूँ, अगले लेक्चर में बताता हूँ, ठीक है। तो तब तक पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से मौज में रहिए, और मेक श्योर कि आप सिंसियर बने रहिए, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।